स्टूडियो में हमारे साथ अनुपम जी हैं। अनुपम जी ने एक संस्था बनाई, इसका नाम है युवा हल्ला बोल, उसके अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपको ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनानी पड़ी, क्या नौबत आई? जी सौरभ जी, मुझे लगता है कि हमें ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा और हमारा काम चल रहा है पिछले कुछ सालों से। ये सबसे बड़ा एक मायने में पैमाना है कि ये मामला कितना गंभीर है और पूरी जो राजनीतिक सत्ता है इस वक्त हमारे देश में, सत्ता विपक्ष पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इतने सीरियस इशू को शायद सफिशिएंटली एड्रेस नहीं कर रहा है। तभी हम जैसे लोग जो ज़ीरो से और स्क्रैच से शुरू करते हैं वो देश भर में इतने सारे अभ्यर्थियों के ग्रीवेंसेस को, इश्यूज़ को, कैंपेन्स को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत वेल रिसर्च्ड प्रोग्राम किया है। एक तो जनरली इस इशू पे बात नहीं होती हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, होती भी है तो बहुत सतही बात होती है। आपने बहुत डिटेल में जाके बहुत तरीके से इस पे बात की है, इसके लिए तो आपको, आपके चैनल को बधाई हो। दूसरी बात देखिए कि ये जो पूरा पेपर लीक का मसला है ना, ये आपको, हमको और हमारे पास जो सूचियां हैं अलग अलग राज्यों में, ये एक राज्य की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। किसी भी पार्टी की सत्ता हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, गैर भाजपा गैर कांग्रेस की हो, सब जगह ऐसा हो रहा है हमारे देश में। हमारे पास जो लिस्ट है ये तो वो है ना जिस पेपर लीक के बारे में आपको, हमको जानकारी मिली, और ये हमको तो मानना चाहिए, आप भी मानेंगे कि अगर 10 परीक्षाओं में पेपर लीक होता होगा तो 2-3-4 ही हमको पता चल रहा होगा। अगर सब के सब पता चलने लग जाए तो उतने में ही पेपर लीक बंद हो जाएगा, ये तो मानेंगे ना? ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमें जानकारी है, इट इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। आप ये कहना चाहते हैं कि जो और परीक्षाएं हो रही हैं जिनके ऊपर सवाल नहीं उठता, जिनमें भर्तियां हो जाती हैं, वो भी सब चोरी से भर्तियां हो रही हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि जितनी हमारे पास जानकारी है, अगर ये देश में हो रही सारी पेपर लीक की जानकारी ही होती है सारी, तो इतने भर से पेपर लीक बंद हो जाता। चलिए ठीक है। हर बार पेपर लीक हो, हर बार आपको हमको पता चल जाए तो फिर पेपर लीक होना बंद नहीं हो जाएगा क्या? अब दूसरी बात ये देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी इस इशू को हम लोग समझते नहीं है कि ये कितना ज्यादा नौजवानों में, युवकों में, युवतियों में डिप्रेशन पैदा कर रहा है। आप आंकड़ों को देखिए, सिर्फ बेरोजगारी के आंकड़ों को नहीं, एनएसएसओ, सीएमआई की बात नहीं कर रहा हूँ, एनसीआरबी के सुसाइड डेटा को देखिए, क्या हालत है। हम कहते हैं भारत युवाओं का देश है और युवाओं का भविष्य अंधकार में है। एक तो देखिए पद कम है, ओवरऑल बेरोजगारी की हालत बहुत खराब है, उसके डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। 93-94% तो असंगठित क्षेत्र में है, वहां पे भी हालत खराब है। प्राइवेट सेक्टर में भी ले ऑफ्स हो रहे हैं। हो ये रहा है कि पूरा प्रेशर जो है इकोनॉमी का वो सरकारी नौकरियों पे आके पड़ रहा है। कल तक जो बीटेक की पढ़ाई करके किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने को तैयार हो रहा था, वो आज रेलवे के ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है। इस तरह की कहानियां भी आती हैं। तभी तो आप देखिए 2019 से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रेलवे की 2 भर्तियां निकली थी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, और ग्रुप डी के लिए लगभग 1,35,000 पदों के लिए 2,42,00,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। अब तक भर्ती पूरी नहीं हुई। आप सोचिए क्या हालत हो रही होगी। हर भर्ती हमारे देश में लगभग 5 वर्षीय योजना बन गई है। और ये दर्द वो लोग नहीं समझेंगे जो जाति, धर्म, पार्टियों में बटे हुए हैं। ये दर्द कौन समझेगा? दर्द वो माँ बाप समझेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। मैं केवल अनुपम ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आप ये जो विषय है और आप जितनी बातें आपने छेड़ी हैं, बहुत सीरियस इश्यूज हैं, लेकिन शायद हमारा दायरा उतना आज प्रोग्राम का बड़ा नहीं है, तो हम केवल इस नजरिए से बात कर रहे हैं कि ये पेपर लीक क्यों हो रहा है। और आपने बताया कि इससे नौजवान डिप्रेशन में जा रहा है। उस पे आता हूं, पेपर लीक क्यों हो रहा है। देखिए, है क्या कि जब पेपर लीक एक बार हो जाए और उसकी जब जांच शुरू होती है, कई बार तो ये होता है कि बहुत जब शोर शराबा, हंगामा हो, आंदोलन हो जाए, हम जैसे लोग प्रदर्शन करने लग जाए, तब जाके सरकार उन भर्तियों को रद्द करती है। कई बार ऐसी भर्तियां रद्द भी नहीं होती है। कई राज्यों में भर्ती रद्द होती है तो फर्स्ट लेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाकर रुकता है, आप ये देखिए। उन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसने पेपर खरीदा, उन सॉल्वर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो कुछ पैसे लेकर किसी के बदले परीक्षा दे रहा होता है। ये आपने दिखाया अभी कि ऑनलाइन परीक्षा भी बहुत सिक्योर नहीं है। रिमोट एक्सेस से स्क्रीन शेयर कर लिया जाता है कहीं पे, वहां पे लोग बैठ जाते हैं। जिसने पर्चा खरीदा वो पकड़ा गया, जिसने पर्चा सॉल्व किया वो पकड़ा गया। और राज्य सरकारें आपको बता देंगे कि हमने इतनी गिरफ्तारी की, हमने इतनी गिरफ्तारी की। आपने किसको गिरफ्तार किया? आपने उसको गिरफ्तार किया जो ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मजबूर हो गया है कि उसको नौकरी चाहिए तो उसको 15 लाख में पेपर खरीदना पड़ेगा।
ठीक है, उसको भी आप गिरफ्तार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको गिरफ्तार करने भर से मामला क्लोज नहीं होगा। जब ज़्यादा दबाव बनता है, प्रदर्शन आंदोलन ज़्यादा हो जाए, सरकारों पे ज़्यादा प्रेशर बन जाए, तब क्या होता है, एक स्टेप आगे बढ़ता है मामला। और आप देखिए, आपको ध्यान में आएगा, कई भर्तियों के जांच में अंत में यह बताया जाता है कि किसी विभाग के 2-3 सरकारी कर्मचारी थे चतुर्थ श्रेणी के, जो पूरे मामले का सरगना थे, और फाइल वहां पे जाके क्लोज हो जाती है और मामले को रफा दफा कर दिया। कोई क्लरिकल स्टाफ का आदमी होगा या कोई बिल्कुल कोई निरीह या इसके पास कमरे की चाबी थी। हाँ, जो हो सकता है उस पूरे नेक्सस में शामिल रहा होगा, लेकिन वहां पे उनकी अंतिम जवाबदेही नहीं है। जांच जब और आगे बढ़े, ये मैं 3 लेयर्स पे है मैं बता रहा हूं, अभी तो ये पहला लेयर ही है, दूसरे लेयर पे उन दलालों तक कुछ जांच पहुंच पाता है जो एक्चुअली इन चतुर्थ श्रेणी के निरीह कर्मचारियों से थोड़े ज्यादा पावरफुल है, जो पूरा रेगुलेट कर रहे होते हैं नेक्सस को। और ये वो लोग हैं जिनको शह प्राप्त होता है सत्ता में बैठे लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।